हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में। चलिए, आज का टॉपिक है फर्स्ट पेपर का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है छठा का, निम्नलिखित में से कौन सा सदृश्य कथन है? ईश्वर महान है, मनुष्य ईश्वर का के समान है, गांधी जी राष्ट्रपिता है, मनुष्य नाश्वर है। तो आंसर हो जाएगा मनुष्य ईश्वर के समान है। मनुष्य ईश्वर के समान कथन सदृश्य है। सदृश्य दो वस्तुओं के बीच एक तुलना है जो उनके बीच समानताओं पर जोर देती है। सादृश्य पर आधारित किसी भी प्रकार के तर्क को सादृश्य तर्क कहते हैं। किसी बात को व्यक्त करने के लिए उपमा दो असंबंधित प्रतीत होने वाले तत्वों के बीच अंतर दर्शाती है और फिर बताती है कि उनमें क्या समानता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत कथन चुनिए। बिट भंडारण का इकाई है, माइक्रोन भार की इकाई है, कंप्यूटर F13 कंप्यूटर की बोर्ड का प्रकारात्मक बटन है, और डी पिक्सेल कैमरा के हर्जा इल्यूशन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी गलत है। बी और सी गलत है। माइक्रोन भार की इकाई कथन गलत है। माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। यह लंबाई मापने की एक इकाई है जो 1 मीटर से 10 लाखवें हिस्से के बराबर होती है। इसे एक क्यूब से दर्शाया जाता है। F13 कुंजिश आमतौर पर मानक कीबोर्ड पर नहीं पाई जाती। यह एक वेद की कोड है और उसका उपयोग सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर के साथ अन्य कुंजियों को रिमैप करने या मिक्रोज बनाने के लिए किया जा सकता है। अतः यह कथन F13 कंप्यूटर की बोर्ड पर प्रकारात्मक बटन है, ये गलत है। ये क्या करता है, इसका उपयोग कहाँ होता है? सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर के साथ अन्य कुंजियों को रिमैप करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का, सुपोषण क्या है? अम्लीय पदार्थ के कारण जल का निम्न पीएच, बी विद्युत पादप वृद्धि और तत्पश्चात जल में ऑक्सीजन का अपक्षय, और कार्बनिक पदार्थ प्रदूषण के कारण सामान्य सीमा से ऊपर तापमान, रसायनों के कारण जल की विषाक्तता में वृद्धि। तो आंसर हो जाएगा बी का वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल का पूरा भाग या उसके कुछ भाग धीरे धीरे खनिज और पोषक तत्वों में समृद्ध हो जाते हैं तथा जल में ऑक्सीजन का अपक्षय हो जाता है, सुपोषण कहलाता है। ठीक है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है जिसमें जल में पोषक पदार्थ जैसे नाइट्रेट और फास्फेट के अधिक मात्रा के कारण सूक्ष्म जीवों की अतिवृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। बोडो यानी भाषा और 8वीं अनुसूची में शामिल होने का वर्ष कब, कौन वर्ष में शामिल हुआ? तो बोडो 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ, और पंजाबी 1950 में, सिंधी 1967 में, और नेपाली 1992 में। ठीक है। यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है। सापेक्षिकता के सिद्धांत का विकास एक विज्ञान विषय में विद्यार्थियों की उपलब्धि संबंधी दो शिक्षण के प्रभाव की तुलना। किसी संगठन के कर्मचारियों की उनके कर्तव्यों के प्रति निष्ठा के अभाव के कारणों का अध्ययन। किसी समाज सुधारक के भाषण से उत्पन्न शैक्षणिक विचारों का अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, यहाँ मिलान किया हुआ है। सापेक्षता के सिद्धांत का विकास मौलिक शोध मूलभूत एक विज्ञान विषय में विद्यार्थियों की उपलब्धि संबंधी दो शिक्षण विद्यार्थी के प्रभाव की तुलना अनुप्रयुक्त शोध। किसी संगठन के कर्मचारियों की उनके कर्तव्यों के प्रति निष्ठा के अभाव के कारणों का अध्ययन, ये क्रियात्मक शोध। और किसी समाज सुधारक के भाषण से उत्पन्न शैक्षणिक विचारों का अध्ययन, गुणात्मक शोध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से म्यूजिक प्लेयर के उद्विकास के अनुसार भूत से वर्तमान के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑडियो कैसेट, सीडी, रेडियो, ग्रामोफोन, डीवीडी। यानी सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, वो देखना है। सबसे पहले ग्रामोफोन आया, फिर रेडियो आया, फिर ऑडियो कैसेट आया, और बी सीडी, लास्ट में डीवीडी आता है। यानी कि फर्स्ट नंबर में डी, सेकेंड में रेडियो, और थर्ड में ये, फोर में सीडी, और फाइव में ई। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं इसका डिफाइन। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन कब आता है? तो 1887 में इसका आविष्कार 1890 के दशक में लोकप्रिय हुआ। रेडियो, भारत में रेडियो का प्रयोग 1920 के दशक में शुरू हुआ। ऑडियो कैसेट, यह 1970 के दशक के अंत में 1990 के दशक के प्रारंभ तक लोकप्रिय था। सीडी, इसका उपयोग 1980 दशक के प्रारंभ में हुआ। और डीवीडी, इसका उपयोग 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में सबसे लोकप्रिय हुआ। ठीक है, हमें याद रखना चाहिए कि कब कब किसका विकास हुआ, बहुत जरूरी है ये हमें याद रखना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑनलाइनर भी दे दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कृतियों में शोधकर्ता शोध नैतिकता का अनुरक्षण नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? विषयों की गोपनीय सूचना, अपनी सूचना अन्य व्यक्तियों के साथ साझा करता है। ठीक है। गोपनीय सूचना क्या है? गोपनीय सूचना विषय की गोपनीय सूचना अन्य व्यक्तियों के साथ साझा करता है। इस कृत्य के में शोधकर्ता शोध नैतिकता का अनुरक्षण नहीं करता। शोध नैतिकता का अर्थ है शोध करते समय पालन किए जाने वाले नैतिक सिद्धांतों और दिशा निर्देशों का एक समूह। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोध निष्पक्ष, ईमानदार और जिम्मेदार तरीके से किया जाए और इससे किसी को नुकसान न पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इंटरनेट संसाधन के संदर्भ में संगठित करने वाला मानक एड्रेस फॉर्मेट है। तो क्या है? यूआरएल। यूआरएल है। चलिए देख लेते हैं यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है इसका। किसी इंटरनेट संसाधन के संदर्भ को संगठित करने वाला मानक एड्रेस फॉर्मेट यूआरएल। यूआरएल एक वेब एड्रेस है।
इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म सोर्स रिसोर्स लोकेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद करना चाहिए। URL एक वेब एड्रेस है जो इंटरनेट पर किसी विशिष्ट संसाधन जैसे वेब पेज, इमेज या फाइल का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा पता है जिसका उपयोग हम किसी भी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंचाने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का। चलिए देखते हैं। कुछ मापनों का विवरण नीचे दिया गया है। मापन में सम्मिलित निम्न स्तर से उच्चतर स्तर के मापनीय पैमाने के सही अनुक्रम को चुनिए। विद्यार्थियों की लंबाई का मापन सेंटीमीटर में किया जाता है। विद्यार्थियों की अंग्रेजी भाषा का उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थियों को अंक प्रदान किए जाते हैं। गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के निष्पादन पर आधारित उनके सापेक्षिक स्थान के बारे में विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। कॉलेज विशेष में विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों की संख्या की गणना की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सबसे पहले आएगा कॉलेज विशेष में विभिन्न विषयों पे के विद्यार्थियों की संख्या की गणना की जाती है। गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के निष्पादन पर आधारित उनके सापेक्षिक स्थान के बारे में विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। फिर हो जाएगा विद्यार्थियों की अंग्रेजी भाषा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थियों को अंक प्रदान किए जाते हैं। और लास्ट में हो जाएगा विद्यार्थियों की लंबाई का मापन सेंटीमीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे बाह्य परत कौन सी है? तो सबको पता होगा ही, तापमंडल। आंसर हो जाएगा तापमंडल। अधोलिखित में से वायुमंडल की सबसे बाह्य परत तापमंडल है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 80-700 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जिसके सबसे निचले हिस्से आयन मंडल है। सबसे निचले हिस्से क्या है? आयन मंडल। और सबसे ऊपर क्या है? तापमंडल। इस परत में पाए जाने वाले अणुओं का घनत्व बहुत कम होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यह बादल और जलवाष्प दोनों से मुक्त है। बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कभी कभी यहाँ देखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संसाधनों की स्थापना एवं संचालन संबंधी अधिकार से संबंधित है? तो किससे है? तो अनुच्छेद 30 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संसाधनों की स्थापना एवं संचालन संबंधी अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संसाधनों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित के संबंध में स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के घटकों को उनके घटित होने के अनुक्रम आरंभ से अंतिम में व्यवस्थित कीजिए। तो निष्पादन, मूल्यांकन, निर्देशात्मक लक्ष्य, आरंभिक व्यवहार, अनुदेशी प्रक्रिया। तो सबसे पहले आ जाएगा अनुदेशी लक्ष्य आ जाएगा फर्स्ट नंबर में। फिर आएगा आरंभिक व्यवहार 2 नंबर में। और फिर आएगा 3 नंबर में अनुदेशी प्रक्रिया। और 4 नंबर में निष्पादन मूल्यांकन, यानी सी ऑप्शन सही है। इसको चलिए देख लेते हैं, डिफाइन किया हुआ है। निर्देशात्मक लक्ष्य, ये लक्ष्य छात्रों को क्या सीखना है इसके बारे में स्पष्ट विवरण प्रदान करता है। आरंभिक व्यवहार, इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण शामिल होते हैं।
अनुदेशीय प्रक्रिया, इसमें योजना, निष्पादन, प्रबंधन, निगरानी और प्रतिपुष्टि शामिल है। निष्पादन मूल्यांकन, इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों के सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। कुछ एफ आर है, कुछ विपर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 20 का क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ एफ आर है का विपर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन है? ए आर, कुछ एफ आर है, इसी का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है VPN का पूर्ण रूप है, तो क्या है VPN का? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखते हैं, VPN जिसका पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, यह एक ऐसी तकनीक है जो आपके इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित और निजी बनाती है और हमारे डिवाइस और जिस वेबसाइट या सर्वर से कनेक्ट है इसके बीच एक एन्क्रिप्टेड मार्ग बनाता है, जिससे हमारी ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ काम देता है? तो नेटवर्क में VPN का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम तक्ष के नाम पर था, जो निम्नलिखित के पुत्र थे। तो किसका पुत्र थे? रामायण के राम के अनुज भरत। तक्षशिला प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह गांधार जनपद की राजधानी थी। तक्षशिला को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना राजा भरत ने अपने बेटे तक्ष के नाम पर की थी। राजा भरत ने अपने बेटे तक्ष के नाम पर की थी। तक्षशिला में वेद, गणित, व्याकरण, राजनीतिक, सामाजिक ज्ञान, राजधर्म, युद्ध कला और कई विषयों की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरणीय नैतिकता के प्रमुख दार्शनिक उपागम है। मानव केंद्रीयता, अहम केंद्रीयता, जैव केंद्रीयता और पारिस्थितिक केंद्रीयता। तो इसका आंसर हो जाएगा ACD, यानी अहम केंद्रीयता, जैव केंद्रीयता और पारिस्थितिक केंद्रीयता। कहता है कि पर्यावरणीय नीतिशास्त्र व्यवहारिक दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। क्या है? तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आसपास के पर्यावरण के संरक्षण के संबंधित नैतिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण नैतिकता के प्रमुख दार्शनिक उपागम में मानव केंद्रितता, पारिस्थितिक केंद्रितता और जैव केंद्रितता और भूमि नैतिकता शामिल हैं। ये उपागम पर्यावरण नैतिकता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, लंबा प्रश्न थोड़ा है, चलिए पढ़ते हैं। प्रभावी संप्रेषण संचार निम्नलिखित रणनीतियों को अंगीकार करने अपनाने से अर्जित किया जाता है। तो ए, संप्रेषित करने वाले संदेश की स्पष्टता में सुधार द्वारा। बी, संप्रेषण करने के लिए उपयुक्त चैनल का चयन। सी, संप्रेषण को सुगम बनाने के लिए समुचित वातावरण का प्रयोग। डी, संप्रेषण को सुगम बनाने के लिए दुश्चिंता और भय का उत्पन्न करना। ई, संप्रेषण करने के लिए भारित सूचना प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। ए, बी और सी सही है। ठीक है, देख लेते हैं डिफाइन। प्रभावी संप्रेषण का तात्पर्य एक संदेश को स्पष्ट रूप से प्रसारित करने और यह स्वीकार्य व्यक्ति का प्राप्त करना शामिल है कि संदेश आपके इच्छित दर्शकों द्वारा प्राप्त और समझ लिया गया। प्रभावी संप्रेषण संचार निम्नलिखित रणनीतियों को अंगीकरण करने अपनाने से अर्जित किया जा सकता है। संप्रेषित करने वाले संदेश की स्पष्टता में सुधार द्वारा। संप्रेषण करने के लिए उपयुक्त चैनल प्रौद्योगिकी चयन
संप्रेषण का युग्म बनाने के लिए समुचित वातावरण का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। सलीम अली किससे है? तो पंछी वैज्ञानिक है ये। सलीम अली कौन है? पंछी वैज्ञानिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा प्रश्न कभी वन लाइनर में भी पूछ लिया जाता है। चार्ल्स डार्विन, ये हो जाएगा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। MS स्वामीनाथन, ये हो जाएगा कृषि वैज्ञानिक। सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन। तो पता होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक शिक्षा के बारे में सही कथन को चुनिए। तो ए, उत्तर वैदिक शिक्षा केवल शिक्षा के लिए नहीं थी, अपितु यह जीवन के लिए थी। बी, स्वाध्याय पर बल दिया गया था। सी, उपनिषद पराविधा के रूप में जाने जाते हैं। डी, 3 वेदों का अध्ययन किए हुए विद्यार्थियों को वेद कहा जाता था। ई, उपनिषदों को सभी प्रकार के भौतिक ज्ञान के ऊपर माना जाता था। आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी ई। ए बी सी और ई, डी नहीं होगा। ठीक है, आंसर डी का सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किसी निरुपाधिक न्याय वाक्य की संरचना में निम्नलिखित को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गौण आधार वाक्य की पहचान, मुख्य आधार वाक्य की पहचान, निष्कर्ष का निर्धारण, भाव और आकृति की पड़ताल। तो सबसे पहले बी 1 नंबर में आएगा, गौण आधार वाक्य की पहचान 2 नंबर में आएगा, और भाव और आकृति की पड़ताल 3 नंबर में, निष्कर्ष का निर्धारण 4 नंबर में, यानी बी का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के बोधगम्य स्तर के लिए सही अनुदेशात्मक प्रायोगिक है। प्रशाखन, रेखीय, कार्यक्रमबद्ध अनुदेश, सब अनुदेश। आंसर हो जाएगा प्रशाखन, आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन। थोड़ा समझ लेते हैं। शिक्षण के बोधगम्य स्तर के लिए सही अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी प्रशाखन है। बोधगम्य स्तर का शिक्षण छात्रों को अवधारणाओं को समझने और उन्हें अपने शब्दों में व्यक्त करने में मदद करता है। प्रशाखन एक प्रकार की अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी है जो छात्रों को उनकी समझ के स्तर को अनुसार अलग अलग मार्ग को प्रदान करती है। ठीक है, अब सूची 1 सूची 2 को मिलाना है नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए मिलाते हैं। फिल्म फेयर, ये हो जाएगा आपका पत्रिका, हाँ, और दैनिक जागरण, ये समाचार पत्र। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये पुस्तक। चाचा चौधरी, ये कॉमिक्स लिखता है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। फिल्म के बारे में किताब का नाम दे देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करें। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। आहू, आहू क्या है? तो याहू ये आई आधारित पैराफ्रेंजिल टूल है। फायरफॉक्स क्या है? तो वेब ब्राउजर है। और सॉलिटेयर क्या है? तो गेम है। और क्विकबॉट क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी मिलान करना है, थोड़ा छोटा कर लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। अधिगम के बहुसंवेदी उपागम का उदाहरण क्या हो जाएगा? यूट्यूब,
अधिगम के 4/4 ये हो जाएगा आपका मूक। अकादमी क्रेडिट बैंक ये हो जाएगा NEP 2020। और सांख्यिकी विश्लेषण संबंधी सॉफ्टवेयर पैकेज का उदाहरण यह हो जाएगा PSPP। यानी ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? गैर संभाव्यतः प्रतिचयन विधियों को चिन्हित कीजिए। ये सुव्यवस्थित प्रतिचयन, सुदेश्य प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, स्तरित अदृश्य प्रतिचयन, हिमकुंद प्रतिचयन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा B, C और ए ऑप्शन ए। यानी सुविधा प्रतिचयन, स्वदेशी प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन और हिमकुंद का स्नोबल प्रतिचयन। ठीक है, तैतीस प्रश्न को सुमिलित करना है सूची 1 और सूची 2 में। तर्कना भूतकाल में जो अनुभूत प्रेषित है उनकी सादृश्यता पर आधारित होती है। ये हो जाएगा पुरावत। विलोपन विधि द्वारा तर्कना ये हो जाएगा एक शेषवत। जो इंद्रिय वस्तुओं के क्षेत्र में पाया जाता है उसकी सहायता किससे तर्कना ये हो जाएगा 4। सामान्य तो दृष्ट। सीमा में रहते हुए परिचर्चा द्वारा तर्कना और परिचर्चाधीन बिंदु के प्रति ध्यानकर्षण ये हो जाएगा प्रतिज्ञा। यानी सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित सहस्त्राब्दी मिलेनियम विकास लक्ष्यों को उनकी लक्ष्य संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाल मृत्यु दर घटना, पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर प्राप्त स्तर। इसका बी आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले ई आएगा, फिर सी आएगा 2 नंबर में, ए आएगा 3 नंबर में और डी यानी कि मातृ स्वास्थ्य सुधार आएगा, फिर 5 नंबर में पर्यावरण सुधारणीयता सुनिश्चित करना आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कथनों का सही युग्म चुनिए। अध्यापक के व्यक्तिगत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, आदर्शवाद। अध्यापक के व्यक्तित्व की भूमिका सीमित महत्व होती है, प्रयोजनवाद। अध्यापक के व्यक्तित्व की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, प्रयोजनवाद। अध्यापक की व्यक्तिगत की भूमिका सीमित महत्व का नहीं होता है, प्रगतिवाद। तो इसका आंसर बी और ये और बी सही है। ठीक है, कथन है, कह रहा है कि गलत कथन चुनिए। JPEG का पूर्ण रूप ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सचेंज जर्नल है। FTP का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और GUI का पूर्ण रूप जनरल यूजर इंटरफेस है। FAT का पूर्ण रूप फाइल एलोकेशन टेबल है। तो इसका बी यानी ए और सी सही है। ए और सी सही है, ऑप्शन बी का सही। JPEG का पूर्ण रूप ज्वाइंट फोटोग्राफिक पार्ट्स ग्रुप है। यह एक लोकप्रिय इमेज फाइल फॉर्मेट है जिसका उपयोग डिजिटल तस्वीरों को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है।
GUI का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यह एक प्रकार का यूजर इंटरफेस है जो उपयोगिताओं को ग्राफिकल आइकन और अन्य दृश्यों संकेतों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन नहीं पढ़ा रहा है इसका, एक बार में पूरा, चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए कथन के संदर्भ में 4 युक्तियां ABCD दी गई। आपको यह सुनिश्चित करना कि कौन सी युक्ति प्रबल है। कथन, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्र में एक गवर्नेंस के अंगीकार करना चाहिए? हाँ, यह कार्य परिशुद्धता और निपुणता लाएगी। यही सही है, इसका आंसर यही ओनली ए हो जाएगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का बाधा नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, हमें ध्यान रखना है नहीं के बारे में। कहते हैं संगठनात्मक, व्यक्तिक, सांस्कृतिक, भाषाई। तो व्यक्तिक तो नहीं है, यानी बी नहीं है, बाकी ये सब संप्रेषण का बाधा है। संप्रेषण बाधाएं वे कारक हैं जो संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने से रोकते हैं या उसे विकृत करते हैं। व्यक्तिगत संप्रेषण में बाधा नहीं है। संप्रेषण में निम्नलिखित बाधाएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। कोलाहल, अदृश्यता, वातावरण, विकर्षण अवस्था या स्वस्था, भाषा संबंधी बाधाएं। अनुचित शब्द, अत्यधिक शब्द, अस्पष्ट संकेत, ये सब संप्रेषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं पूर्वाग्रह, अरुचि, ध्यान भंग, अप्रत्याशित। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विश्वविद्यालय को उनके स्थापन वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका सबसे पहले आएगा भारतीय विज्ञान संस्थान। चलिए इसका डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन देखते हैं, डिफाइन के बाद देखते हैं कब कब हुआ है, और ये हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर 1909, बनारस विश्वविद्यालय 1916, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 1969। वेरी इंपॉर्टेंट। परिकल्पना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकल्पना निर्माण के स्रोतों को चिन्हित कीजिए। ये शोध के लिए प्रयुक्त प्रतिचयन विधि, बी पूर्व के शोधों के प्रतिवेदन, सी चयनित समस्या के क्षेत्र में प्रचलित मान्यताएं, डी चयनित समस्या के क्षेत्र में शोधार्थी का पूर्व अनुभव, और ई समष्टि के प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्क साइट नहीं है? यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, खान अकादमी। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, डी नहीं है, बाकी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। विद्यार्थियों द्वारा किसी कार्य को करने में कर्म में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर किया जाने वाला अध्यापन कहलाता है, क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। विद्यार्थी द्वारा किसी कार्य को करने के क्रम में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछ कर लिया किया जाने वाला अध्यापन स्कैफोल्डिंग कहलाता है। स्कैफोल्डिंग एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए या स्थायी सहायक प्रदान करते हैं। जैसे जैसे छात्र सीखते जाते हैं और अधिक कुशल होते जाते हैं, सहायता धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से सीखने में सक्षम हो जाते हैं।
अब 5 क्वेश्चन लास्ट में रहता है गद्यांश, इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर देना है। ये 5 क्वेश्चन रहता है 10 नंबर का। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।